स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलुलर जेल के नाम से किस जेल को जाना जाता है? तो काला पानी की जेल को सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार में स्थित है और इसमें वीर सावरकर को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, महान नागा महिला गेंडुलियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आंदोलन के समय मणिपुर में हेरका आंदोलन हुआ। जिसका नेतृत्व जदोनांग ने किया, जिनको गिरफ्तार करने के बाद 13 वर्ष की आयु में रानी गेंडुलियन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इनको रिहा किया। तब जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय थे, जो 1857 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत के वायसराय बने थे। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किस आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। और इसमें गांधी के साथ इनके 78 अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही शुरू किया था इसको। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके रूप में मनाने की घोषणा जो की थी वो की थी 26 जनवरी 1930 को। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। रॉलेक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया। तो रॉलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, इसके लिए गांधी ने बाद में रोलेक्ट सत्याग्रह भी चलाया था। तो इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया था और पुलिस को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे। पुलिस किसी को भी बिना कारण के गिरफ्तार कर सकती थी, किसी की भी तलाशी ले सकती थी और आपातकालीन प्रावधान भी इसके तहत बनाए रखे गए। जबकि हम बात करें ऑप्शन की, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है वो 1909 के मोरले मिंटो सुधारों से,
मोरले मिंटो कानून द्वारा लाया गया था, और भारतीयों के हथियार रखने की जो रोक है उसको शस्त्र अधिनियम द्वारा, शस्त्र एक्ट द्वारा इस पर जो है रोक लगाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो बुक है वो है ए नेशन इन मेकिंग। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया था। सुभाष चंद्र बोस की बुक है द इंडियन स्ट्रगल, और महात्मा गांधी की बुक का नाम है हिंद स्वराज। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो सी में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड की घटना किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसा की घटना होती है, जिसमें एक हिंसक भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। इस कारण से महात्मा गांधी बारदौली प्रस्ताव के तहत 1922 में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आपके यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन की वापसी की जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा बारदौली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को की जाती है, स्वराज पार्टी की स्थापना। और इसके अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास, और इसके सचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। यह परिवर्तनवादियों की पार्टी थी। गांधी द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो कुछ लोग ये चाहते थे कि अब कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन आए। इस कारण से इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चुनाव लड़कर विधायिका का हिस्सा बनकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। और इनकी प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। हम ये देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम गांधी ने भारत के लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि आप अगर हमें सहयोग करेंगे विश्व युद्ध में तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस या पूर्ण स्वराज देने पर विचार करेंगे। इस कारण से गांधी जैसे भारत आते हैं 1915 में, तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हैं युद्धों में, और लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भारत की कोई मांग नहीं मानती है, भारत को स्वराज नहीं देती है। इस कारण से गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तो गांधी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, जिसका प्रस्ताव सबसे पहले सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में रखा जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय होते हैं। यह भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं, वो भी विशेष अधिवेशन के। लेकिन यहाँ इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है सीआर द्वास द्वारा। तो यह जो है कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में में प्रस्ताव पारित होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं वी राघवाचारी।
वी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष होते हैं और इस प्रस्ताव को CR दास द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार जब लाए गए या एक्ट लाया गया, तो उसमें यह कहा था कि हम 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित करेंगे जो कि इन कानूनों की समीक्षा करेगा कि भारत को पूर्ण स्वराज देना है या नहीं देना है। तो इसलिए ये आयोग आया, इसका गठन किया गया, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय न होने के कारण इसका भारत में विरोध किया गया। इसको काला कानून कहा गया। साइमन गोबेक के नारे लगाए गए। तो भारतीयों ने इसका विरोध इसीलिए किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, और इसी का विरोध करते हुए फरवरी 1928 में पंजाब में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल होते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं ये। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह में एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी ने 1930 के नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन में आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और ये तृष्णापल्ली से वेदारण्य तक यात्रा करते हैं तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो एओ ह्यूम द्वारा 1885 में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। पहले यह अधिवेशन पुणे में होता है, लेकिन प्लेग फैलने के कारण यह बॉम्बे में आयोजित किया जाता है। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इससे रिलेटेड दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तो तड़ित चालक का सिद्धांत और एक सेफ्टी वॉल सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की आलोचना करते हुए यह कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, अर्थात एओ ह्यूम एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई है कि यह एक सेफ्टी वॉल के रूप में काम करे कि भारतीयों के जो भी विरोध है उसको पहले से जान सके। और तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने यह कहा कि हमने कांग्रेस की स्थापना करने के लिए एओ ह्यूम जैसे अंग्रेज अधिकारी का सहयोग इसीलिए लिया, अगर नहीं लेते तो कांग्रेस जो है वो दमन का शिकार हो जाती और इसको बंद करना पड़ जाता। इसलिए हमने इसको जो है ब्रिटिश अधिकारी को इसकी स्थापना के लिए लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो यह मुंबई में हुआ। पहले ये पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसको मुंबई में आयोजित किया गया। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय जब 1885 में स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और इसने कांग्रेस जो है वो 72 लोगों का प्रतिनिधि थे। इसमें पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, इस कारण से इसने अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर उपहास उड़ाया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति की स्थापना की गई, जिसके उपसभापति कौन थे? तो इसके उपसभापति थे डिग्बी। यह लंदन में स्थापित की गई थी। भारतीयों के लिए समर्थन जुटाने के लिए, भारतीयों के लिए ब्रिटिश लोगों के मध्य समर्थन जुटाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और बदरुद्दीन तैयब जी तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ही, हमने पढ़ा ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो सही। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। लाला लाजपत राय हमने ऊपर देखा था, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष बने थे। एनी बेसेंट भी हमने ऊपर देखा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की, और मोतीलाल नेहरू तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं, यह बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, ये कथन ठीक है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों के ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये ठीक है, 1916 में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक समझौता किया जिसमें 1909 के मोरले मिंटो सुधार में जो पृथक निर्वाचन दिया गया था उसको इन दोनों ने स्वीकार कर लिया था। इसके लिए इनके मध्य समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी जाना जाता है कि इसमें गरम दल व नरम दल के मध्य वापस से समझौता हो गया था। जो कांग्रेस का 1907 में सूरत में विभाजन होता है, उसके बाद इनका पुनः जो है एकीकरण हो गया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो केवल ये था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। तो जब स्वतंत्रता मिल गई तो अब कांग्रेस का कोई महत्व रह नहीं जाता, इसलिए इसको जो है नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करते हुए ये कहा था कि प्रांतीय समितियों या रियासती समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नागपुर अधिवेशन को एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया और यह कहा कि अब सामान्य व्यक्ति भी कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं, और इसे सामान्य लोग के लिए 5 रुपए से घटाकर सदस्यता शुल्क को 25 पैसे कर दिया, और प्रांतों, तालुका, जिला एवं गांवों के स्तर पर कांग्रेस की समितियों का गठन किए गए। इसकी वजह से कांग्रेस का विस्तार हुआ और यहाँ अनेक लोग कांग्रेस में जुड़े। तो यहाँ से लॉर्ड डफरिन की बात गलत हो जाती है जिसने इसे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व वाली समिति कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1922 के गया के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। जब असहयोग आंदोलन गांधी ने 1922 में जब वापस लिया तो उस समय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल जैसे नेता गांधी के इस निर्णय से असहमत थे और उन्होंने
उन्हें परिवर्तनवादी के नाम से जाना जाता था। वो ये चाहते थे कि अब कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें बदलाव हो। इस कारण से इन्होंने 1922 के गया अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि हमें जो है चुनाव लड़ना चाहिए और विधायिका में जाकर सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन लोग इससे सहमत नहीं हुए और चित्तरंजन दास ने पार्टी से इस्तीफा देकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल बताने या हल करने की कुंजी बताया था? तो इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में समाजवाद को किसी भी भारतीय समस्या को हल करने की कुंजी बताया था और कहा था, इनका प्रसिद्ध भाषण, मैं समाजवादी हूं, वो भी इन्होंने इसी में दिया था। इसके साथ ही इसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भी संकल्प इसी में लिया था। और इसी में ही महात्मा गांधी को सविनय योग्य आंदोलन 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ये 1939 में भी अध्यक्ष चुने जाते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे ये पुनः अध्यक्ष बने, इस कारण यह बाद में इस्तीफा दे देते हैं और यह कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहलाता है। तो त्रिपुरी संकट कब हुआ है? 1939 में। और कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। साथ ही ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष थे। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो जनगण मन पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल होते हैं? तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस में वैचारिक मतभेद होते हैं और यह गरम दल और नरम दल में बढ़ जाती है। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है बंगाल विभाजन के विरोध में और 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन होता है, क्योंकि नरम दल वाले जो चाहते हैं वो चाहते हैं गरम दल वाले लालाजी या तिलक में से किसी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरम दल वाले रास बिहारी बोस को। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और बाद में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं और तिलक इनको गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला क्वेश्चन आपका यह बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और 1906 में ढाका में पहले अध्यक्ष इसके आगा खां होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में इससे जुड़ते हैं। 1913 में लीग से जिन्ना जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से 1913 के लखनऊ अधिवेशन को कांग्रेस के मतलब कौन सा जो है 1913 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में असत्य कथन है? पहला, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, ये ठीक है। अगला, इसमें नरम दल और गरम दल के मध्य पुनः मेल मिलाप हुआ, ये भी ठीक है। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया, ये कथन इसका गलत है। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मध्य समझौता होता है, जिसमें पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया जाता है। होम रूल लीग के लिए तिलक के अभियान का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की प्राप्ति करना था, जिसे डोमिनियन स्टेटस भी कहा जाता है। तो तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में होम रूल लीग की स्थापना की और आंदोलन चलाया। हेडगेवार द्वारा किस वर्ष आरएसएस की स्थापना की गई? तो 1925 में की गई है, इसे अभी 100 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। वह व्यक्ति जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, तो पी मित्रा द्वारा 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। और 1906 में इसकी एक शाखा के रूप में बरेंद्र कुमार घोष द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमाती के साथ अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने उनका बचाव किया था। अलीपुर षड्यंत्र जो है वो बेसिकली अनुशीलन समिति के सदस्यों से संबंधित है। इन पर आपराधिक मामला दिया जाता है अनुशीलन समिति के सदस्यों पर। आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता है, इस कारण से इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। तो चित्तरंजन दास इनकी जो है बचाव का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है? तो 1924 में एचआरए की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसको सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बाद में इससे आजाद और भगत सिंह जैसे नेता भी जुड़ते हैं। किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो ये जो है रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ये काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ, जिसमें एक ट्रेन को लूटा जाता है। इसमें यह जो इस घटना को अंजाम दिया गया था रामप्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह के द्वारा इनको बाद में फांसी की सजा दे दी जाती है। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? एचएसआरए की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना 1928 में की जाती है, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की जाती है। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी इससे जुड़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसके लिए अगर हम देखें तो क्या क्या क्रम हो सकता है। पहली बात तो इनको लाहौर षड्यंत्र की वजह से फांसी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जॉन सॉन्डर्स पर बम गिराए थे, उसकी हत्या कर दी थी। इस कारण से अगर हम क्रम देखें तो 5 मार्च
1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। 23 मार्च को इनको फांसी होती है और 31 मार्च को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो इसमें गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं क्योंकि लोगों का यह मानना था कि इनको जो फांसी हुई है उसके लिए गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट में इनके बचाव नहीं किया, इस कारण से इनको फांसी हो गई। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, इनको तिथि के अनुसार सही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की गई और भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। काकोरी कांड 1925 में होता है, जिसमें ट्रेन लूटी जाती है और इसमें राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्ला खां जैसे लोग शामिल होते हैं। मेरठ षड्यंत्र 1929 से 1933 तक चलता है, जिसमें ट्रेड यूनियन एवं ट्रेड यूनियन तथा जो वो थे कम्युनिस्ट नेता या साम्यवादी नेता, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और कानपुर मुकदमा 1924 का है, जिसमें कम्युनिस्ट नेताओं को शासन के खिलाफ साजिश रचने के उसमें गिरफ्तार किया जाता है। तो इससे हमारा क्रम हो जाएगा 4, 2 और 1, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, जो कि इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र जो है वो अमीर चंद्र का ही है, ये 1912 में हुआ था, जिसमें लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था। इसे हॉर्डिंग बम कांड भी कहा जाता है। इसमें अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जैसे लोग शामिल थे। काकोड़ी षड्यंत्र, जिसमें अशफाकुल्ला खां 1925 का हमने ऊपर देखा। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र के जो नेता हैं वो जतिन दास, ये भी इसमें शामिल थे, भगत सिंह और इनके साथ शामिल थे ये। तो इसमें जो है नासिक षड्यंत्र का आएगा, इसमें रास बिहारी बोस नहीं, इसमें अनंत लक्ष्मण कन्हरे शामिल थे नासिक षड्यंत्र में, जो कि 1909 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। फिर आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर दावा बोला था? तो सूर्य सेन या मास्टर दा, इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। इन्होंने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण कर स्थापित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अभिनव भारत समाज जो है वो वीडी सावरकर से संबंधित है। अनुशीलन समिति से संबंधित अरविंद घोष है। गदर पार्टी से लाला हरदयाल है और स्वराज पार्टी से सी आर दास है, जिन्होंने 1923 में इसकी स्थापना की थी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए में 4 और डी स्वराज पार्टी में जो आएगा वो 3। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जेल में भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की जेल में 1929 के लाहौर के सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल में जो है उसके कारण की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी। इनका आरोप था कि सरकार जो है भारतीय कैदियों के साथ, भारतीयों के साथ भेदभाव करती है, उन्हें बेहतर स्थिति नहीं प्रदान करती है। 19 लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिससे बाद में वीडी सावरकर भी जुड़े थे।
अगला क्वेश्चन है, वह कौन है जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी भारतीय प्रवासियों को जोड़ने के लिए, ताकि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा सरकार का गठन किया गया था, एक भारत की सरकार का गठन किया गया था जिसके राष्ट्रपति वह स्वयं बने थे। निम्न में से किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? क्रांति या क्रांतिकारियों की मां जो है वो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इन्होंने जर्मनी में एक जगह है स्टुटगार्ट, वहां पर यह झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू एक क्या है? तो कामागाटा गारू जो है एक जलपोत था या एक जहाज था जो कि 1914 में गुरुदत्त सिंह नामक एक सिख व्यापारी थे। इन्होंने इस जहाज को किराए पर लिया था और यह कुछ भारतीय लोगों को लेकर कनाडा जा रहे थे, लेकिन कनाडा की सरकार इन्हें जो है प्रवेश नहीं देती है, इस कारण से ये वापस लौट जाते हैं। तो यह उस समय विवादों में रहा था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त को 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। सरकार द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। इसके विरोध में क्रांतिकारी द्वारा या गरम दल के नेताओं द्वारा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की जाती है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन में 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार घोष ने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार का सुझाव दिया था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था या क्यों किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो बंगाल की राष्ट्रवादी गतिविधियों को दुर्बल करने के लिए इसका विभाजन किया गया था। इसका वास्तविक कारण यही था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का कारण बताकर इसका विभाजन किया था। तो इसमें जो आंसर होगा वो बंगाल के राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्लई ने किया था। इसके आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर रजा ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने, और मद्रास में चिदंबरम पिल्लई ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया था। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनको महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें बंगाल विभाजन
का कड़ा प्रतिरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस द्वारा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। लेकिन स्वराज का आह्वान यदि हम देखेंगे तो 1876 में दयानंद सरस्वती द्वारा भारत भारतीयों का नारा देके भारत भारतीयों के लिए का नारा देकर स्वराज शब्द से भारतीयों को अवगत कराया गया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और यह ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, अभी ऊपर ने पढ़ा। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसका कारण गरम दल द्वारा लाला लाजपत राय या तिलक में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना था और नरम दल द्वारा रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना था। इसमें रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं और गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। मोर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार पारित किए जाते हैं और इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली आती है। जो कि ब्रिटिशों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सांप्रदायिकता के बीज कौन से अधिनियम के तहत बोए गए, तो इसी मोर्ले मिंटो के तहत, क्योंकि इसी में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय लॉर्ड हॉर्डिंग भारत का वायसराय था। 1912 में, अप्रैल 1912 में राजधानी को दिल्ली लाया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी, जहां पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। तो इसके कारण जो है मुस्लिम लोग असंतुष्ट हुए, अतः उन्हें संतुष्ट करने के लिए राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, क्योंकि मुगल काल में दिल्ली ही मुस्लिम शक्ति का केंद्र रहा था। इस कारण से राजधानी दिल्ली बनाई गई। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, तो इसमें जो है भगवती चरण वोहरा शामिल नहीं थे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति गांधी जी से मिलकर गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं और गांधी इस आंदोलन में भाग लेते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। यह 1917 में तिलक व एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का ही नाम बदलकर 1920 में स्वराज सभा कर दिया था। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो वो पोरबंदर के, राजकोट के व वांकानेर के दीवान थे।
फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो फिनिक्स फार्म डरबन साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा 1904 में की गई थी अपने सत्याग्रह के कार्यों के लिए। एम के गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकवाद के समर्थक थे ये। अराजकवाद का मतलब होता है राज्य विहीन समाज के समर्थक थे। इनका मानना था कि राज्य जो है वो एक अनैतिक संस्था है, क्योंकि यह लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए अनैतिक या हिंसा का सहारा लेती है। नियंत्रण हेतु हिंसा जैसे पुलिस करती है, और यह लोगों की जब आवश्यकता पूर्ति करती है तो लोग इस पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। इस कारण से राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल के सिद्धांत कौन से हैं? तो सत्य एवं अहिंसा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 अप्रैल 1915 को अफ्रीका से लौटे थे, और इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन से ट्रेन से फेंका गया था। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी ब्लैक और वाइट भेदभाव के कारण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाता है। एम के गांधी ने निम्नलिखित में से पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं तिलक, फिरोज शाह मेहता, इनसे मुलाकात की थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती के निकट कौन से आश्रम की स्थापना की? तो इन्होंने स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जब 1915 में लौटे तो इन्होंने साबरमती नदी के किनारे स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। जीवन काल की घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तो इनके जीवन की घटनाओं का सही कालक्रम होगा, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 को, खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को, असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का था। यह 3 कठिया प्रथा के विरोध में किया जाता था। 3 कठिया क्या थी? किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु बाध्यकारी किया जाता था। निम्नलिखित में से गांधी के बारे में कौन सी घटनाएं सही हैं? तो सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में, ये एकदम सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, ये भी ठीक है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी ठीक है। वे जॉन रस्किन की बुक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा बारदोली आंदोलन 1928 का नेतृत्व नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने।
सविनय अयोध्या 1930 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून से रेडियो पर भाषण देते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और कहा था कि राष्ट्रपिता, इस आजादी के संघर्ष में हमें आशीर्वाद दीजिए। गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी के चंपारण सत्याग्रह में सफल नेतृत्व हेतु 1917 में सफल नेतृत्व हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। अगला है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जब गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को, तो तब कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की गांधी जी को सलाह किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ये कहा था कि आप देश का भ्रमण कीजिए एवं एक विद्यार्थी के रूप में देश की स्थितियों को समझिए, ताकि आप आंदोलन में बेहतर तरीके से भाग ले पाए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? तो गांधी ने 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद हड़ताल के समय पहली बार भूख हड़ताल की थी। महात्मा गांधी ने पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने वाराणसी में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में 1916 में पहली बार अपना भाषण दिया था। चंपारण में 3 गठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? 3/20 भाग पर नील की खेती। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं है। यह बाद में जो है 1942 के बाद, 1942 के समय से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी क्लास खत्म हो जाती है यहीं पर। हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं।